हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल GIS कठुमर में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास विज्ञान विषय। हमारा पाठ 1 चल रहा है और हम पाठ 1 में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम बची हुई जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखो, हमारा क्लास है 10th और विषय है हमारा विज्ञान और पाठ चल रहा है हमारा 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर आज हम जो अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो देखो, वियोजन शब्द या अपघटन शब्द एक ही बात होती है, उसका मतलब होता है टूटना। ये वियोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया था। अब इस वियोजन अभिक्रिया में और क्या क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ एक अभिक्रिया और होती है जिसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये किस प्रकार से होती है। ऊष्माक्षेपी शब्द का अर्थ होता है बाहर निकलना। क्षेपी शब्द का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है ना। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने के दौरान अगर ऊष्मा बाहर निकलती हो तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होते समय, अथवा क्या कर सकते हैं हम, जिसमें उत्पाद निर्माण के समय, उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा बाहर निकलती हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा बाहर निकल रही हो तो उसको क्या बोल सकते हो आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हम क्या क्या ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको आप अपने आसपास देखते हो और आसपास देखते समय हम उनमें ये भी चेक करते हैं कि उसके अंदर से ऊष्मा बाहर निकल रही है। जैसे कि देखो, पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक गैस बोलते हैं मेथेन को, और मेथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। प्राकृतिक गैस किसको बोलेंगे हम? मेथेन गैस को, और मेथेन गैस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CH4। अब इस मेथेन गैस का दहन कराते हैं हम वायु की उपस्थिति में। तो कोई भी वस्तु को जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए ना। तो जब इसका दहन होता है तो बेटा यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, यानी कि जलवाष्प, और साथ में निकलती है ऊष्मा। देखो, आप लोगों के घर में जो किचन है उस रसोई घर के अंदर आप LPG गैस जलाते हो। ठीक है। और इसी प्रकार की एक गैस होती है CNG,
ठीक है ना। सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी गैस का मुख्य अवयव जो होता है वो मीथेन गैस ही होता है, इसलिए उसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। जिससे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो आप लोगों ने बहुत सी गाड़ियों के साइलेंसर को, अगर जो गैस से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनके साइलेंसर को अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो वहाँ से तुमको जल की बूंदें टपकती हुई नज़र आती हैं। क्या बूंदें टपकती हुई आती है? पानी की बूंदें टपकती हुई नज़र आती हैं। तो वो साइलेंसर में से पानी कहाँ से आया? साइलेंसर में से पानी वहीं से आया कि गैस का दहन हुआ है, और गैस का जब दहन हुआ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और पानी बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो साइलेंसर में से उड़ जाती है, और जो पानी होता है वो बूंद बूंद करके टपकता है, या फिर ये जो पानी भी होता है ये भी ऊष्मा के कारण जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ये भी उड़ जाता है। और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। जो ऊर्जा निकलती है उससे आपकी गाड़ी चल जाती है। ठीक है। तो जब आप खाना पकाते हो अपने किचन में, तो एलपीजी गैस को जब जलाते हो तो एलपीजी गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इनका जब दहन कराते हो तो इससे भी क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जलवाष्प बनती है, साथ में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का उपयोग आप खाना पकाने में करते हो। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आपको दिखाई नहीं देती है, वो उड़ जाती है। ठीक है ना। कोई अवशेष इसका शेष नहीं बचता। तो ये प्राकृतिक गैस का दहन के साथ यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही है, ये भी क्या है? एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने कभी साग सब्जियां वे वनस्पति अवशेष, भाई आपके घर में जो साग सब्जियां बचती है या फिर वनस्पति अवशेष जैसे खेतीबाड़ी के अवशेष बहुत सारे बचते हैं, ठीक है ना। तो इनमें देखा होगा आपने, ये विघटित होते हैं। जैसे कूड़ा कचरा, आप जो भी आपके घर में कूड़ा कचरा, साग सब्जी, फल फ्रूट, बचा हुआ खाना या फिर जो कुछ भी है सब इकट्ठो करके, या फिर गोबर खजूरो जो भी है उसको सबको घूरे में डाल के डालते हो, नहीं डालते हो? घूरे में जब डालते हो तो आदि विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनाते हैं। घूरे के अंदर जब सारे अपशिष्ट पदार्थों को आप डाल दो तो घूरे के अंदर जो खाद बनती है उसको क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद। भूरे भूरे से रंग की खाद बनती है। गल जाए जब घूरो पूरी तरह से जब खाद गल जाती है, साल 2 साल बाद आप उस घूरे को डालते हो खेतों में, और खेतों में जब डालते हो तो आप लोग देखे होंगे कि भूरे रंग की खाद सी उसके अंदर बन जाती है। तो वो भूरे रंग की जो खाद बनी हुई है उसको बोल रहे हैं हम कंपोस्ट खाद। और जब बेटा आप घूरे की खाद को डालते हो तो उसके अंदर से हीट निकलती है ना, ऊर्जा निकलती, गर्मी निकलती है ना। तो वो ऊष्मा कहाँ से आई? वो ऊष्मा कहाँ से आई कि वनस्पति के जो अवशेष या साग सब्जी, फल, घरेलू कचरा, जो कुछ भी आपने उसमें डाला उसका क्या हुआ? विघटन हुआ। विघटन का मतलब वियोजन हुआ। और वियोजन होने के बाद वो सरल अणुओं में टूटे, और जैसे सरल अणुओं में टूटे तो उसके अंदर जो ऊर्जा मौजूद थी वो बाहर निकल कर आती है। जब ऊर्जा बाहर निकल कर आती है तो वो उस घूरे के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे आपको गर्मी लगती है। तो ये भी ये क्या है? यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखो और उदाहरण देखते हैं हम। श्वसन क्रिया, भाई सजीवों द्वारा जो श्वसन किया जाता है वो क्रिया, जीवों में होने वाली श्वसन क्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है।
भाई आप जो श्वसन क्रिया करते हो वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि आप जब सांस लेते हो तो सांस के साथ क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन अंदर जाकर कार्बोहाइड्रेट का दहन करती है। कार्बोहाइड्रेट का जब दहन होता है तो वहाँ से ऊष्मा बाहर निकलती है और उसी ऊर्जा से आपका काम चलता है। तो देखो बेटा, इसको मैं आपको समझाऊं। जब आप लोग भोजन करते हो, क्या करते हो, भोजन करते हो, भोजन करते हो तो उस भोजन का क्या होता है बेटाओ, पाचन होता है। पाचन क्रिया के बाद आपका जो भोजन है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज के रूप में। किसके में बदलता है, ग्लूकोज के रूप में। और इस ग्लूकोज को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत क्या कर लेगी, इसको अवशोषित, और अवशोषित करके इसको कहाँ डाल देगी, रक्त में। कहाँ डाल देगी, रक्त में। यानी कि आपने जो भोजन किया है वो कहाँ पहुंच चुका है, अब रक्त के अंदर। अब ठीक इसी प्रकार से जब आप लोग सांस लोगे तो ऑक्सीजन ग्रहण करोगे। ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगी, फेफड़ों में। ऑक्सीजन जब फेफड़ों के अंदर पहुंच जाएगी तो फेफड़ों के अंदर से इस ऑक्सीजन को किसके अंदर भेज दिया जाएगा, रक्त के अंदर। अब देखो, रक्त के पास ऑक्सीजन गैस भी है, रक्त के पास ग्लूकोज भी है। रक्त के पास क्या है, ग्लूकोज भी है। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज जिसको मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहा था अभी, दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी। तो देखो बेटा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस O2। दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा, प्लस यहाँ से ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ATP के रूप में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा। और इस ऊर्जा को आपकी शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे आपके शरीर का काम चल रहा होता है। अभी आप खड़े हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस ATP ऊर्जा की वजह से ही आप सारे काम कर पाते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो श्वसन क्रिया है ये भी एक दहन की अभिक्रिया है। समीकरण को संतुलित कर देते हैं। श्वसन क्रिया भी क्या है, एक दहन की अभिक्रिया है, और इस दहन की अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखो, ATP जो शब्द आया है उसका पूरा नाम बता देता हूँ आपको। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP का पूरा नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। ये ATP ऊर्जा मुक्त होती है आपके भोजन के द्वारा। जो ग्लूकोज रक्त में अवशोषित होता है, जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो दहन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जल निकलता है और ऊर्जा बाहर निकलती है ATP के रूप में। CO2 गैस को आप वापस श्वसन क्रिया द्वारा बाहर फेंक देते हो। जल को शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए जल को शरीर अवशोषित कर लेता है और ऊर्जा को कोशिकाएं ले लेती है, जिससे आपका शरीर अपना काम चलाता रहता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये सब के सब उदाहरण किसके हो गए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो सकती है, क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, क्या परिभाषा हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है ना, नोट करेंगे इसको। अब देखो, इसी के विपरीत ले लेते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बिल्कुल आगे विपरीत है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ
ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको सोचना है ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों का जब निर्माण होता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता हो। देखो एक साधारण सा उदाहरण दूं तुम्हारे काज में। एक कांच का गिलास लीजिए, उस कांच के गिलास में आप लोग पानी भर लीजिए, सादा पानी भरने के बाद उसे ऐसे टच करके और महसूस कीजिए कि उस गिलास का तापमान कितना है। ठीक, अब इसके बाद महसूस करने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब आपको उस गिलास के अंदर 2 चाय के चम्मच यानी कि छोटे चम्मच चीनी घोल देनी है। ठीक है, चीनी जब आप लोग उसके अंदर घोल दोगे, कंप्लीट चीनी वहाँ में घुल जाए, घुलने के बाद फिर उस गिलास का तापमान फिर से अनुभव करके देखो तो चीनी घुलने के बाद गिलास का जो तापमान था पहले के बजाय आपको कम महसूस होगा, यानी कि पानी ठंडा महसूस होगा। अब पानी ठंडा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब पानी के अंदर जो ऊर्जा थी वो कहीं ना कहीं चली गई। पहले पानी के अंदर ऊर्जा थी इसलिए वो हमको हल्का सा गर्म महसूस हो रहा था। जैसे ही चीनी घोरी तो पानी का तापमान कम हो गया इसलिए हमको वो ठंडा महसूस हो रहा है, तो यानी कि ऊष्मा कहीं ना कहीं चली गई, तो वो ठंडा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऊष्मा का अवशोषण हुआ कि नहीं हुआ, उत्पाद का निर्माण हुआ। भाई विलयन बन गया, मीठा विलयन बन गया तो उत्पाद का निर्माण हो गया। उत्पाद का निर्माण हो गया तो ऊष्मा का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अब ऊष्मा का अवशोषण हो गया तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी हुई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करावें तो आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस ऊष्मा। ठीक है ना, ऊष्मा का क्या हुआ है, यहाँ पर अवशोषण हुआ है। उत्पाद का जब निर्माण हुआ है तो इसमें से ऊष्मा घट गई है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक भाई साहब, अब देखो अगली अभिक्रिया चेक करते हैं हम। अगली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। और अगली रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं समझाई थी। दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको बताया था कि जब कोई तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। समझ गए, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन क्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अभिक्रिया इस प्रकार से होती है कि एक तत्व तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण का भी काम हो रहा है और अपचयन का भी काम हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही अभिक्रिया में एक साथ हो रहे हैं, इसलिए उस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, तो परिभाषा लिख रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता हो,
अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हूं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या बोलोगे आप? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? जैसे इसका उदाहरण चेक करते हैं। जैसे देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया में आप लोग यहाँ पर उदाहरण लेंगे। मैं ले रहा हूँ बेटा Zn प्लस CuSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखो जिंक कौन सी अवस्था में, यहाँ पर ये जिंक तत्व है और यहाँ पर जिंक कौन सी अवस्था में आ गया? ये तत्व जो था अब ये यौगिक का निर्माण कर रहा है, और जब ये यौगिक का निर्माण करता है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये यौगिक, और यौगिक जब बनता है तो वहाँ पर ये आयन अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा? इस यौगिक के अंदर आयन अवस्था में। यहाँ पर तत्व अवस्था में है कॉपर, लेकिन यौगिक बना रहा है तो यहाँ पर कौन सी अवस्था में होगा? आयन अवस्था में। समझ गए बात को? अब जिंक को तत्व से आयन अवस्था में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी तो आयन बनेगा। अब जिंक क्या है? धातु है, तो ग्रहण करने से तो रहा है, यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखो यहाँ पर जिंक जो है अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पर जिंक का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर कॉपर कौन सी अवस्था में बेटा? आयन अवस्था में। तो इस कॉपर आयन अवस्था से किस में बदल रहा है? तत्व में। तो जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के बाद ये तत्व अवस्था में आ जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? तो देखो जिंक के द्वारा तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए जिंक का तो Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर का अपचयन हो रहा है, क्योंकि जिंक के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कॉपर ग्रहण कर रहा है और तत्व अवस्था में आ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब ये बताओ दोनों अभिक्रियाएं एक साथ रह रही हैं कि ना रह रही? एक संग रह रही है ना, एक ही अभिक्रिया में रही हैं। इसलिए ये उदाहरण जो है किसका हो सकता है? रेडॉक्स अभिक्रिया का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ध्यान से चेक करो, हो सकता है। अब देखो और उदाहरण लूँ मैं। कॉपर ऑक्साइड के साथ आप हाइड्रोजन को गर्म कर दो। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को अगर हम गर्म कर देते हैं तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? कॉपर प्लस H2O। अब इसमें चेक करना है। देखो कॉपर यहाँ पर कौन सी अवस्था में था? तत्व आयन अवस्था में। यहाँ कौन सी अवस्था में आ गया? तत्व अवस्था में। तो यानी जरूर क्या करें? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। इसलिए कॉपर ऑक्साइड का तो कॉपर में क्या हो रहा है? ग्रहण किए, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन का जल में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का जल में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों काम एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जरूर हो रहे हैं। इसलिए कैसी हो सकती है ये? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो उधर उदाहरण ले।
ZnO प्लस C, और इसको भी गर्म कर दिया आपने। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो देखो जिंक तो यहाँ पर आयन अवस्था में था, जो किस में चला गया, तत्व अवस्था में। इसने यहाँ पर इसका आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए ये इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। भाई Zn इस अवस्था में है, और ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तभी तो ऐसे पहुँचता है, ऐसे, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, तो अपचयन हो रहा है। और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, कार्बन के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, त्यागे गए, इसलिए क्या है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो देखो चेक करो। अच्छा और लो उदाहरण, MnO2 प्लस HCl, यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा रहे हो, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये वाली अभिक्रिया पूरी होती है यहाँ पर, ठीक है। संतुलित करो अभिक्रिया को, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 नहीं, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको 4, और यहाँ लगाना पड़ेगा आपको 2, ठीक है। ये संतुलित हो गई। अब बताओ इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ है, बताओ भाई। MnO2 और 4HCl, यानी कि HCl और MnO2 दोनों अभिकारक हैं, और दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया कर रहे हैं, तो अभिक्रिया करने के पश्चात यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार हमको चेक करना है, वो कौन सा है। देखो इस अभिक्रिया में HCl तो Cl2 गैस में बदल रहा है, तो ये तो हो रही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और MnO2 MnCl2 में बदल रहा है, ये हो रही है अपचयन अभिक्रिया। चूँकि दोनों अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में संपन्न हो रही हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बेटा आपके इस चैप्टर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई थी, उन रासायनिक अभिक्रियाएं सारी आपको मैंने करा दी हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई थी। तो इस पाठ में आपको छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, एक प्रयोग बचा है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार से करा सकते हैं। हम जल को हम पानी को लेंगे, उसको एक जग में भरेंगे, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जल वियोजित हो जाएगा। वियोजित होकर यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा और जल समाप्त हो जाएगा। इस तरह का एक प्रयोग है, उसको बोलते हैं हम जल का विद्युत अपघटन। और इसके बाद छोटे छोटे से टॉपिक और बचे हुए हैं। एक का नाम है विकृत गंधिता, क्या नाम है, विकृत गंधिता, और दूसरा है संक्षारण। 2 टॉपिक छोटे छोटे से बचे हुए हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से अपने घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए करेगा, और शेयर भी करिए, और कमेंट्स ज़रूर करना स्टूडेंट्स, जिससे हम भी आपके कमेंट्स चेक कर लें। हाँ, एक आध बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको रिपीट करके पूछ लिया करो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाता रहूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।